हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास ऑल्सो एंड फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टॉपिक है। 11th क्लास से ही इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि 11th क्लास में भी पी ब्लॉक है, 12th क्लास में भी पी ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ जर्नल चीज़ें जो पी ब्लॉक से रिलेटेड हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल से भी रिलेटेड हैं। वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जो कि पी ब्लॉक जो पूरा चैप्टर है 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी और इवन यूँ कहें पीरियोडिक टेबल के अंदर भी उसको स्टडी करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मीन्स अंदर जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं उस टेक्स्ट के अंदर जो आज कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वही सब प्रॉपर्टीज़ हमें अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके लिए पढ़नी पड़ती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ पी ब्लॉक? हम सब जानते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा है कि जो ब्लॉक डिवीजन होता है एलिमेंट्स का वो किसके बेसिस पर होता है, वो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर भरे जाते हैं या यूँ कहें कौन से ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं, उसके बेसिस पर ब्लॉक डिवीजन किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट जो पार्ट होता है उसको एस ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल होता है। राइट जो पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का उसको पी ब्लॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है लास्ट वो पी सबशेल के अंदर या पी ऑर्बिटल के अंदर भरा जाता है। मिडिल पार्ट जो पीरियोडिक टेबल का होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल या डी ऑर्बिटल के अंदर भरा जाता है, इसलिए उसको डी ब्लॉक कहा जाता है। और जो आइसोलेटेड पार्ट होता है उनमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में भरा जाता है या एफ ऑर्बिटल के अंदर भरा जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक कहा जाता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन सभी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें फिल होता है? पी सबशेल या पी ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है, इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को हम किस में रखते हैं? पी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। मीन्स पी ब्लॉक के अंदर टोटल जो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो कितने हैं? 6 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 6 ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, टोटल 6 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज द राइट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। दे आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? क्योंकि राइट साइड से पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में जो एस ब्लॉक होता है उनको भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, बिकॉज वो लेफ्ट साइड से पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये राइट साइड से पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30 प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्लूडिंग हीलियम। यहाँ हीलियम होता है इनर्ट गैसेज के साथ, हमने हीलियम को इंक्लूड नहीं किया है इनमें, सिर्फ इन एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूडिंग हीलियम 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हीलियम इज नॉट द मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। आप इसको अच्छे से नोट कर लें कि हीलियम पी ब्लॉक का मेंबर नहीं होता, बिकॉज उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? एस सबशेल में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, इसमें पी सबशेल होता ही नहीं है, लेकिन इसकी नेचर इनर्ट गैसेज के जैसी होने की वजह से इसको किसके साथ रखा जाता है? इनर्ट गैसेज के साथ रखा जाता है। तो पी ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कितने कंसीडर करेंगे? 30 एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे एक्सक्लूडिंग हीलियम। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 6 हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30 हो गए।
ये इनके ग्रुप नंबर है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और जो रेड से लिखा है 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड 0 ग्रुप। ये रोमन जो 3rd A लिखा है, रोमन 4th A लिखा है, 5th A, 6th A, 7th A, दिस इज मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन। जो मेंडेलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया था ग्रुप्स का, उसके अकॉर्डिंग 13th ग्रुप 3rd A, 14th ग्रुप 4th A, इस तरह से इनको कैटेगराइज किया जाता है। 18th ग्रुप को 0th ग्रुप कहा जाता है बिकॉज मेंडेलीव के टाइम तक जो 18th ग्रुप है मींस इनर्ट गैसेज हैं, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इनको बाद में ऐड किया गया पीरियोडिक टेबल में। तो जो मेंडेलीव क्लासिफिकेशन था वो यहाँ पर नहीं लगाया जाता, इसको क्या कहा जाता है, 0th ग्रुप कहा जाता है। ये इसके पीरियड नंबर है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं। n = 2। ये जितने भी लिखे हैं ये पीरियड नंबर है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल के अंदर भरे जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके सेकेंड शेल में भरा जाएगा इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैलेंस शेल कौन सा रहेगा, जिसको अल्टीमेट शेल भी कह सकते हैं, वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, वो सेकेंड रहेगा। इन सभी एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल है वो 3rd शेल, इन सभी का 4th, इन सभी का 5th, इनका 6th। और जो 7th पीरियड है दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट, ये अभी इनकम्प्लीट है। मीन्स पी ब्लॉक के अंदर 7th पीरियड के अंदर अभी कोई भी मेंबर नहीं रखा जाता, इसको इनकम्प्लीट माना जाता है, इसलिए इसको हमने वैकेंट छोड़ दिया। अब मैं अगर इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2NP126 होता है। NS2NP126 where N is पीरियड नंबर, मैंने बता दिया आपको, जिस भी पीरियड की अपन बात करेंगे, जिस भी एलिमेंट की बात करेंगे। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2NP126 होता है। 126 का मतलब मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पर P1 आ जाएगा। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करूंगा तो यहाँ P2 आ जाएगा, 15 के लिए यहाँ P3 आ जाएगा, 16 के लिए P4 आ जाएगा, 17 के लिए यहाँ P5 आ जाएगा और 18th ग्रुप के मेंबर्स के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, P6 आ जाएगा। इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है। n की वैल्यू पीरियड नंबर से लिखी जाएगी, जिस भी पीरियड का एलिमेंट होगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, n की वैल्यू लिख देंगे। एंड दिस इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिखा है। जो इनर कोर का, इनर कोर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इनर कोर। फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन की अगर यहां पर बात करूं तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3, 15th ग्रुप में आएगा। देयरफॉर न्यूक्लियस फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो फॉर नाइट्रोजन दिस इज इनर शेल एंड दिस इज वैलेंस शेल। अंदर की तरफ जो भी शेल्स प्रेजेंट होंगे उसको इनर शेल या इनर कोर कहा जाता है। ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स में यहाँ पर D और F और जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी प्रेजेंस भी होती है, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब तक हमने डिस्कशन किया किसका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं, टोटल ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये जो वैकेंट है इसके अंदर 13th ग्रुप के सभी जो मेंबर्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS2NP1। इसी तरह से 14th का होगा NS2NP2, 15th का होगा NS2NP3। ये सिर्फ वैलेंस शेल का है, इनर कोर डिफरेंट होगा। मैं वापस आपको बता रहा हूं, NS2NP4 ये वैलेंस शेल का कन्फिगरेशन है, NS2NP5 लास्ट शेल में, और ये NS2NP6
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जनरली वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं मेटल्स को छोड़ करके। जो नॉन मेटल्स है जनरली वो क्या करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। मेटेलॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टीज को या उसकी बॉन्डिंग को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसिस किस पर दे रहे हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एलिमेंट्स का किस तरह का होगा, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना। कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज है जो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एप्लीकेबल है और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए भी हम उनको स्टडी करते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है दैट इज साइज ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को लिख रहा हूँ जो टॉप टू बॉटम क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सबसे पहला है साइज। हमेशा जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करें या पी ब्लॉक की बात करें, हम टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। एंड द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ साइज इन ए ग्रुप, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ साइज इन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑलवेज नंबर ऑफ सेल्स। क्या होगा, साइज is directly proportional to number of cells। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे या यूं कहूंगे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ साइज इन ए ग्रुप इज ऑलवेज नंबर ऑफ सेल्स। तो ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पी ब्लॉक स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स इसको ब्लॉक वाइज जब स्टडी करेंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि जो पहला फैक्टर है वही किसका आएगा, साइज का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फैक्टर आएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का फैक्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फैक्टर आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर आएगा जर्नल प्रॉपर्टीज में। इसलिए हम इनको एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एक साथ यहीं पर आपको समझ लेना है कि इनमें किस तरह से वेरिएशन आता है। तो साइज हमेशा ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही डी और एफ ऑर्बिटल इनर कोर के अंदर आ जाएगा, कौन कौन से ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स are present in inner core। जब D और F ऑर्बिटल इनर कोर के अंदर, मैंने बताया था कि आपको इनर कोर क्या होता है, अंदर वाले जो सेल्स होते हैं उनको इनर कोर कहा जाता है। उसके अंदर जब D और F ऑर्बिटल की प्रेजेंस होगी, दे विल अफेक्ट द केमिस्ट्री और अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसलिए जो साइज है उसमें जो वेरिएशन, अगर मैं ग्रुप 13 की ही बात करूं तो साइज के अंदर बोरॉन से एल्यूमिनियम रेगुलर इंक्रीज होता है जितना एक्सपेक्टेड होता है, बट आफ्टर एल्यूमिनियम देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द साइज। जो साइज है उसके अंदर इंक्रीज जितना रेगुलर वेरिएशन होना चाहिए उतना नहीं होता, उससे कम वेरिएशन होता है। एंड द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन द इनर कोर। जब D और F ऑर्बिटल्स इनर कोर के अंदर आ जाते हैं तो उनकी जो शिल्डिंग होती है वो पुअर होती है। फॉर वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग की हम बात करेंगे। शिल्डिंग कांस्टेंट किस तरह से निकाला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसकी आगे चल के हम जरूर बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि D और F जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से जो D और F के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के लिए जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसको उतना बैलेंस नहीं कर पाते जितना S और P के अंदर बैलेंस होता है। इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है
और वो साइज को क्या करता है फिर अफेक्ट करता है, तो साइज में वेरिएशन बाद में कम हो जाते हैं। और जैसे ही साइज में वेरिएशन बाद में कम होंगे वैसे वैसे बाकी प्रॉपर्टीज भी अफेक्टेड होंगी, क्योंकि जो बाकी प्रॉपर्टीज है लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद साइज ऑफ द एलिमेंट। वो किससे रिलेटेड है? साइज ऑफ द एलिमेंट से रिलेटेड है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम स्टडी करते हैं कहाँ? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जिसको स्टडी करते हैं वो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या लेते हैं? जेड इफेक्ट। साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो ऐसी जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट्स की बाकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। मीन्स बाकी प्रॉपर्टीज इन दोनों जनरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही डिफाइन की जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज। यहाँ पर भी मैंने वही प्रॉपर्टीज लेनी है जो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द एग्जैक्ट चार्ज और एग्जैक्ट अट्रैक्शन फील बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 7 को मैंने डिवाइड कर दिया 6 और 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन ये इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर भी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। रिसेंटली ही हम ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? द एग्जैक्ट अट्रैक्शन फील बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन और फील बाय द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात करेंगे उसके बेसिस पर हम उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें, इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन की हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। नाउ हमेशा जो पीरियड होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज जो होता है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। इधर जो प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है वो इस साइड में जब हम जाएंगे तो डिक्रीज होंगी। साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ग्रुप के अंदर जो साइज का डिसाइडिंग फैक्टर है वो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज। और जो पीरियड होता है उसके अंदर साइज का डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से जो साइज होता है, साइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के यानी जेड इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको समझनी है कि साइज का डिसाइडिंग फैक्टर ग्रुप में हमेशा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और पीरियड में हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। नंबर ऑफ सेल्स के साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होगा और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होगा। अब जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से अफेक्टेड होती हैं? इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सभी प्रॉपर्टीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये सभी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और ये तीनों प्रॉपर्टीज साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और साइज हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हम यूज करेंगे कंप्लीट आयनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एनर्जी में चेंज होगा, हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा रिलीज होगी। किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी में चेंज होगा, एंथैल्पी में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगी। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो ये तीनों डिक्रीज होंगी, क्योंकि साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब इनमें भी जो वेरिएशन आएगा जब आप ग्रुप पढ़ेंगे, आपके 13-14 ग्रुप 11th क्लास में, 15th ग्रुप आपके 12th क्लास में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जनरल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। तो जब आप ग्रुप में बात करेंगे तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स में रेगुलर चेंज होता है, लेकिन लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं उनमें जो वेरिएशन है वो बहुत कम होते हैं। और उसका रीजन मैंने बता दिया आपको, वेरिएशन कम होने का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इन इनर कोर, जिसकी वजह से साइज में वेरिएशन कम होता है। और जब साइज में वेरिएशन कम होगा तो प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन क्या आएगा, कम आएगा। नेक्स्ट, जब आप लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो एसिडिक नेचर है, नॉन मेटालिक नेचर है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर है या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर हम किसकी बात करते हैं, ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट। नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इंक्रीज होता है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या यूं कहे सॉरी, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग नॉन एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज होती है। आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बोरॉन टू एस्टेटाइन एक लैडर लाइन होती है इस तरह से, जो पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स होते हैं और इसके राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और इसके आसपास जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ये सभी क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। अगर मैं एक डायगोनल यहाँ से यहाँ तक खींचूंगा तो बोरॉन टू एस्टेटाइन क्या आएगा, एक डायगोनल बनेगा जिसके नीचे की तरफ सारे मेटल्स और ऊपर की तरफ क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर अराउंड 78 to 80 मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स यहाँ पर बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। अराउंड 20 के आसपास नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो नॉन मेटल्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है, जबकि मेटल्स की प्रेजेंस पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा और मेटेलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें इसकी टॉप टू बॉटम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं साइज के अलावा। साइज के अलावा यहाँ पर रिड्यूसिंग बिहेवियर या रिड्यूसिंग नेचर, उधर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होती है या रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग बिहेवियर और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आप लोग अच्छे से स्टडी कर चुके हैं 11वीं क्लास में भी और 10th क्लास में भी। इवन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट आ जाता है। रिड्यूसिंग बिहेवियर को हम किससे रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। और जब ऊपर से नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, इसलिए रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट मेटालिक नेचर, ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेम रीजन मेटालिक बिहेवियर के लिए भी रीजन क्या दिया जाता है, जब साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है तो मेटालिक नेचर बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मींस इलेक्ट्रॉन यूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो मेटालिक नेचर भी इंक्रीज होगी। और जो बेसिक बिहेवियर है, बेसिक नेचर है किसकी, ऑक्साइड्स की, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड बनेंगे तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे, बेसिक। जनरल बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे बेसिक बनाएंगे। जनरल जो वेरिएशन आता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होने लग जाता है, और जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिक बिहेवियर इंक्रीज होने लग जाता है। डेंसिटी, ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक जो मास है वो इंक्रीज होता है, एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक मास डोमिनेंट हो जाता है किसके ऊपर, वॉल्यूम पर, और वॉल्यूम पर डोमिनेंट होने की वजह से जो डेंसिटी है वो क्या होगी, एलिमेंट्स की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल जो प्रॉपर्टीज है सामान्यतः ऐसा होगा कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की जो वेरिएशन है, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट में जो वेरिएशन है वो इरेगुलर होते हैं, किसी भी ग्रुप में वो रेगुलर नहीं रहता, ठीक है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एलिमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग किस तरह की, उस पर मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट 13th ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। 14th ग्रुप में बॉइलिंग पॉइंट अगेन डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन 15th 16th 17th ग्रुप में इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के जो वेरिएशन है वो रेगुलर नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। सभी के लिए एप्लीकेबल हो, हमने वो प्रॉपर्टीज लिखी कि जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सभी एलिमेंट्स पर इस तरह से क्या होती है, वेरी करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन ग्रुप्स को, 6 के 6 ग्रुप्स की अलग अलग फैमिली होती है। जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है उसके बेसिस पर इनको क्या किया जाता है, अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है। ये 13th ग्रुप जो है क्या कहलाता है, बोरॉन फैमिली कहलाता है, क्योंकि इसका फैमिली हेड फर्स्ट मेंबर को माना जाता है, बोरॉन होता है। 14th ग्रुप कार्बन फैमिली कहलाती है, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है, 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, और 17th ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली कहते हैं। इनर्ट गैसेज की अपनी केमिस्ट्री अलग है, तो उनके लिए जब हम ग्रुप वाइज डिस्कशन करेंगे तब बात करेंगे। तो ये डिफरेंट फैमिलीज हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और जो फर्स्ट मेंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। उस एनोमलस बिहेवियर की भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी जब दूसरा लेक्चर इसका लूँगा मैं, उसमें बात करेंगे कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, उससे प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एनोमलस बिहेवियर एस ब्लॉक में अलग तरह से स्टडी किया जाता है और पी ब्लॉक में अलग तरीके से स्टडी किया जाता है। एस ब्लॉक में रीजन्स कुछ डिफरेंट है, पी ब्लॉक के रीजन्स डिफरेंट है। नेक्स्ट जो 18th ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज। इनको हम कहते हैं हैलोजेंस, इनको हम कहते हैं चाल्कोजेंस, इनको हम कहते हैं निकोजेंस। इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल होता है। आपने पढ़ रखा है 10th क्लास से, 9th क्लास से, छोटी क्लासों से आपको ये बता दिया जाता है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, क्यों केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है। हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि उसके लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। उन 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी कर सकता है, जिसको हम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग का नाम देते हैं।
इनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में, NH2 NP6, इसलिए इनकी ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, ना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इनको हम इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहते हैं। इसलिए इनको जीरोथ ग्रुप कहा जाता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। बट नाउ द डेज क्रिप्टॉन है, जीनोन है, नॉन है, सिंथेसाइज कर लिया गया है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इनर्ट है, लेकिन बिकॉज इन जनरल इन सभी की टेंडेंसी क्या होती है, इनर्ट होती है। लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अभी भी हम इनको जनरली क्या मानते हैं, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज माना जाता है। बिकॉज इन क्रिप्टॉन और जीनोन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो डिस्कवरीज हैं वो बड़ी लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं, और बाकी अभी भी काम उनके ऊपर चला हुआ है, और इनके कौन से कंपाउंड्स नॉन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कंपाउंड्स हैं, इसलिए जनरली इसको क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेज या नोबल। दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस, इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन इज लेटिन वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है। हैलो मीन्स सॉल्ट और जन मीन्स फॉर्मेशन, मीन्स ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं सभी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन भी है 12th क्लास में कि सी वाटर इज द ग्रेट सोर्स ऑफ हैलोजेंस, बिकॉज ये सी वाटर के अंदर सॉल्ट्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट चाल्कोजन भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, लेटिन वर्ड है। चाल्को मीन्स होता है और जन मीन्स होता है फॉर्मिंग। ये जो एलिमेंट्स हैं ये और फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। मीन्स आप लोग देखते हो बहुत सारे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में ओर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो जनरली मेटल्स के ओर होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। मीन्स ये मेटल्स को उनके ओर्स में कन्वर्ट कर देते हैं या मेटल्स के ओर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड निकोजेंस मीन्स पॉइजनस एलिमेंट कहा जाता है। मीन्स इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो पॉइजनस होते हैं। जनरली जो पॉइजन्स होते हैं उनके अंदर आर्सेनिक है, बिस्मिथ है, एंटीमनी है, ये प्रेजेंट होते हैं, और इनसे जो कंपाउंड बनेंगे दूसरे, इवन अमोनिया है, फॉस्फीन जो गैस बनती है, दीज ऑल आर टॉक्सिक गैसेज या पॉइजनस गैसेज, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, निकोजेंस कहा जाता है। अब कुछ और जनरल बात कर लेते हैं। कई बार एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है पी ब्लॉक के अंदर, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट, और हम बड़े चकरा जाते हैं कि पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट किसको, बोरॉन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। बोरॉन पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है। इसी तरह से इसके अंदर गैसेज कितने प्रेजेंट होते हैं पी ब्लॉक में, क्योंकि पी ब्लॉक एक हरफनमोला ब्लॉक है। हरफनमोला ब्लॉक का मतलब इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इसमें मेटल्स भी प्रेजेंट है, इसमें नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, इसमें मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है, इसके अंदर सॉलिड्स भी प्रेजेंट है, इसके अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट है, इसके अंदर गैसेज भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, एक हरफनमोला ब्लॉक माना जाता है। गैसेज कौन कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये टोटल आपके पास 9 गैसेज प्रेजेंट है। हीलियम को मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, तो स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था, हीलियम इज द नॉट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक, हीलियम इज द मेंबर ऑफ एस ब्लॉक। तो 9 गैसेज प्रेजेंट है। लिक्विड कौन कौन से हैं, रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल लिक्विड है ब्रोमीन, और मेटल लिक्विड जो अबव रूम टेम्परेचर होता है वो गैलियम होता है। बाकी सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स है, तो इसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, गैसेज भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड्स भी हैं, इसलिए ये सभी का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, एक हरफनमोला ब्लॉक माना जाता है। मीन्स सभी को कंपाइल करके रखता है। इसके अलावा इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, पोलोनियम है, एस्टेटाइन है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। मेटल्स के बारे में आपको बता दिया। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, जो हर ग्रुप में आपको सेपरेटली स्टडी करनी है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको फिर बार बार हर ग्रुप के लिए इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं आराम से जिस भी ग्रुप में आप, क्योंकि ये हर ग्रुप में है प्रॉपर्टीज, साइज का है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का है, हर ग्रुप के अंदर पॉइंट जनरल प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का है,
मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर है, डेंसिटी है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करते हैं, ऑक्साइड्स की नेचर की बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको अलग अलग ग्रुप में सेपरेटली पढ़ने की बजाय आप एक बार या 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बार बार फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल बबलू सर KVS केमिस्ट्री के साथ लगातार बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने इस चैनल के माध्यम से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हर लाइन के अंदर रीजन है, हर लाइन के अंदर जो कॉज है, रीजन है, वो चेंज होते हैं। हर लाइन एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक सेट पैटर्न होता है, जिस तरह उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शंस को याद कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास डेरिवेशन है, हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर लाइन के अंदर अपनी अलग एक इम्पोर्टेंस है, रीजनिंग पार्ट है। आप इसको केयरफुली स्टडी करें और वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो सभी ग्रुप्स पर एप्लीकेबल होती हैं, जर्नल प्रॉपर्टीज़, एनॉमलस बिहेवियर, केमिकल रिएक्टिविटी में अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी किस तरह की होगी, उनमें मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे वो किस नेचर के होंगे, उनकी शेप किस तरह की होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं एक जर्नल डिस्कशन करूँगा। और आपको 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर P ब्लॉक का सारा जीस्ट मिल जाएगा। तो आप लगातार मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।